यस निकिता, आप अपने बारे में बताइए। सर, मैं राजस्थान के चूरू ज़िले से हूँ। मेरी माध्यमिक तक की शिक्षा चूरू शहर में ही हुई है। उसके बाद कक्षा 12वीं के साथ मेरा चयन AIPMT परीक्षा में हुआ और मैंने मेरी मेडिकल साइंसेज की पढ़ाई झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से पूरी की है। उसके बाद 1 साल का कंपल्सरी इंटर्नशिप प्रोग्राम मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से किया। वर्तमान में मैं मेडिकल ऑफिसर के तौर पे रूरल PHC पे कार्यरत हूँ। सर, मेरी अकादमिक उपलब्धियों में मैंने कक्षा 10वीं और 12वीं में राज्य स्तरीय वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है और इसके साथ ही मैं कॉलेज में कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी हिस्सा रही हूँ। मेरी हॉबीज़ है चारकोल स्केचिंग और 70 के दशक की हिंदी मूवीज़ देखना, और यह मेरा प्रथम प्रयास है। अच्छा, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर, मेरे पिताजी और माताजी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, सरकारी अध्यापक हैं। इसके अलावा मेरी बहन है, वह भी डॉक्टर हैं, और एक भाई है जो कि मास्टर्स कर रहे हैं साइंस में। ओके, चूरू का क्या फेमस है? अगर मैं वहाँ जाके विजिट करना चाहूँ फैमिली के साथ, क्या कहाँ कहाँ घूम सकता हूँ मैं चूरू? सर, चूरू शहर का जो दुर्ग है, पहला तो वह प्रसिद्ध है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बीकानेर के साथ में हुए युद्ध में हथियार जब खत्म हो गए थे तो चांदी के गोले दागे गए थे। पहला वह। इसके अलावा चूरू में कई स्थापत्य कला के नमूने हैं जिनमें मालजी का कमरा है। इसके अलावा गोयनका जी की हवेलियाँ और मंत्रियों जी की हवेलियाँ, यह तो चूरू शहर में अवस्थित है। इसके अलावा बाहरी क्षेत्र में सेठानीगंज जी का जोड़ा और रतन नगर की कई हवेलियाँ देखने लायक हैं। मंदिरों में भी सर हमारे यहाँ सांस्कृतिक कई केंद्र हैं जिनमें इच्छापुर बालाजी का मंदिर और सालासर बालाजी का मंदिर प्रसिद्ध है। अच्छा, सालासर बालाजी का जो मंदिर है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? सर, पूरे भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे मूँछों वाले बालाजी का मंदिर है। तो सर, जितना मुझे याद है कि यहाँ से ये मूर्ति जो है वह ज़मीन से अपने आप निकली थी, इसी कारण इसकी एक धार्मिक महिमा है। अच्छा, आपका जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है, उसके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है? सर, चूरू के उत्तरी क्षेत्र में हनुमानगढ़, इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र में बीकानेर, और यदि दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो सीकर और झुंझुनू के बॉर्डर लगते हैं, और पूर्वी क्षेत्र में हरियाणा राज्य का बॉर्डर लगता है। अच्छा, चारकोल का आप स्केच बनाते हैं, जो भी है आपका, आपने आज तक कितने स्केच बनाए? सर, मैं ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे कर नहीं पाती हूँ, परंतु साल में लगभग 6 मैं बनाती हूँ। तो अभी इस साल आपने किन किन का स्केच बनाया था? सर, मैं मेनली पोर्ट्रेट बनाती हूँ, तो रैंडम पर्सन्स के बनाती हूँ। अभी हम आपको बनाने को दें तो आप बना सकते हो, कितना टाइम लगेगा? सर, वक्त लगेगा क्योंकि बारीकियों पे अधिक ध्यान देना होता है, बाकी मैं बना ज़रूर सकती हूँ। AIPMT का रैंक कौन सा था आपका? सर, आई स्कोर्ड 5225 एट नेशनल लेवल, और राज्य स्तर पे मेरा स्थान था 1225। हाय निकिता। हेलो मैम। मुझे हमें बताइए कि आप कितने नोबल प्रोफेशन में हैं अभी, मेडिसिन के उसमें। आप समाज सेवा अच्छे से कर सकते हैं, उसमें सबसे बेस्ट आपके पास रहता है, तो फिर आप सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? मैम, इसके पीछे मेरा एक निजी कारण भी है। एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड की कार्यविधि और उनके जो निर्णयों के प्रभाव हैं, उससे मेरा शुरू से एक फैसिनेशन रहा है। इसके अलावा 3rd ईयर में जब हमें प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन सब्जेक्ट पढ़ाया गया, तब मुझे राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में जानकारी मिली, जो सरकार न केवल लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए, अपितु उनको मानसिक और सोशली तौर पे अपलिफ्ट करने के लिए चला रही है। तब मेरा रुझान इसकी तरफ अधिक बढ़ा। ओके, सो आप कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करना चाहेंगे हेल्थ के अलावा? मैं ओवरऑल एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे कार्य करना चाहूँगी। ओके, फिर भी आपने कुछ सोचा होगा कि इसमें आपको सुधार लाना है, इसमें बहुत आवश्यकता है, तो वो आप बताएंगे? मैम, मेरा ध्यान यदि एक पॉइंट की तरफ मैं चाहूँ तो मानव संसाधन के, ह्यूमन कैपिटल के हमारे जो कौशल और विकास है, उसकी तरफ मैं अधिक जताना चाहूँगी। सो किस तरीके का सुधार लाना चाहते हैं आप अपने एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे क्या बदलाव ला सकते हैं? मैम, यदि राजस्थान राज्य की बात करें तो हमारे यहाँ पे अधिक संभावनाएं कृषि के क्षेत्र में नहीं हैं।
तो एक की पॉइंट बन जाता है कि यदि हम हमारे यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको सोशली और उनका स्किल इतना अधिक अपलिफ्ट कर दें कि वे अन्य राज्यों के बराबर आएँ। तो इसके लिए मेरा पहला प्रयास होगा कि हमारे यहाँ पे जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको अधिक डेवलप किया जाए। इसके अलावा सरकार की कई योजनाएं हैं जो रोजगार और प्रशिक्षण देने के लिए चल रही है, जिनमें सामर्थ्य स्कीम है और RSCIT के द्वारा कंप्यूटर क्षेत्र में कौशल दिया जा रहा है, बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो मैं इनके थ्रू कार्य करना चाहूँगी और इसमें भी मेरा पहला चरण होगा वह ग्रामीण स्तर पे लोगों से जुड़ना होगा। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का बात किया है जी मैम। SHG का, हमें बताइए इसकी शुरुआत हम कहाँ से होती है, कहाँ से सुनते हैं हम SHG का शुरुआत? मुझे आधिकारिक तौर पे पता नहीं है, परंतु पूर्व में भी ऐसे कई संदर्भ देखने को मिले हैं कि प्राचीन भारत में भी ग्रामीण जो क्षेत्र था वहाँ पे लोग मिलजुल कर कार्य करते थे। सहकारी समितियाँ पूर्व में भी होती थी और उन्हीं के संदर्भ से अभी तक भारत में ऐसा चल रहा है। क्या इसकी शुरुआत भारत से हुई है? मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं? मैं बहरिया। आपने अपनी हॉबीज में लिखा है कि आपको 70 की दशक की मूवी अच्छी लगती है। जी सर। देखना पसंद किया। तो ये 70 से पहले का और 70 के बाद का ऐसा क्यों हुआ है? 70 की दशक की ही मूवीज को क्यों चुना? सर यदि पहले की बात करें, 50 और 60 का जो भारतीय सिनेमा था वह कहीं न कहीं स्वयं की एक तलाश कर रहा था। हम थोड़ा बहुत हॉलीवुड एल्विस प्रेस्ली इनकी कॉपी कर रहे थे और बाद के समय की यदि बात करें 80 के सिनेमा, तब कहीं न कहीं अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे हीरो के साथ एक माचो मैन की छवि लिए हुए एक विषय वस्तु अधिक आई। 70 का जो सिनेमा था उसमें हम देखते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी और बासुदत्त साहब ने जो मूवीज़ बनाई उसमें आम आदमी को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रेट किया गया और दिन प्रतिदिन के विषय में किस तरह वह अपनी समस्याओं से जूझता है और उसमें भी खुश रहता है। तो इस विषय ने मुझे अधिक प्रभावित किया। तो 70 की दशक की एक कोई ऐसी मूवी बताओ जो सबने देखी। सर आपने आनंद ज़रूर देखी होगी। तो शोले जो मूवी है वो भी तो 70 की दशक की। जी सर। तो उसमें भी तो एंग्री यंग मैन दोनों होते हैं। सर यह भी एक 70 के दशक की खास बात रही कि हमने भारतीय सिनेमा में दो एक्सट्रीम्स देखे। पहला तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक माचो मैन की हीरो की छवि लिए हुए, और दूसरा रहा जैसे श्याम बेनेगल साहब का एक पैरेलल आर्ट सिनेमा चला था। इन दोनों के बीच में यदि हम देखें तो अमोल पालेकर एक कॉमन मैन की छवि लिए हीरो के रूप में आए। तो शोले और इसके अलावा सीता गीता जैसी मूवीज़ ये एक मेन स्ट्रीम मूवीज़ का दौर था। अच्छा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, अभी ऑर्डिनेंस निकला था जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है दिल्ली के ऊपर, जी सर। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ये ऑर्डिनेंस क्या होते हैं? दिल्ली गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी क्या चीज़ें थी कि एक ऑर्डिनेंस लेके आना पड़ा, और ऑर्डिनेंस का कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे जिक्र किया गया? सर अध्यादेश संविधान की धारा 123 के तहत वर्णित है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति अथवा किन्हीं राज्य के राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जब लोकसभा अथवा विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाने की अत्यंत आवश्यकता हो, उस समय अध्यादेश पारित करते हैं। यह उन्हीं नियमों पर लाया जा सकता है जिनके तहत संविधान में नियम बनाए जा सकते हैं और इनकी शक्तियाँ सामान्य कानून की तरह ही लागू होती है। दिल्ली में जो ऑर्डिनेंस लाया गया है वह आर्टिकल 299A अर्थात राज्यपाल की शक्तियों के मध्य जो हो रहे टकराव है उसके संबंध में लाया गया था। इस अध्यादेश के अंदर 299AA जो है उसके तहत राज्यपाल को दिल्ली के क्षेत्र में 3 क्षेत्रों में कार्यकारी शक्तियां प्राप्त है, जिनमें दिल्ली का भू क्षेत्र, इसके अलावा सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस क्षेत्र। तो इसके तहत एक नेशनल कैपिटल रीजन एडमिनिस्ट्रेशन एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और 2 वरिष्ठ IAS अधिकारी होंगे। ठीक है। आप न्यूज़पेपर तो फॉलो करते होंगे, पढ़ते होंगे? जी सर। तो न्यूज़पेपर में आज की कुछ ऐसी न्यूज़ बताओ जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में थी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे। सर पहली खबर तो है कि मेडिकल क्षेत्र में एजुकेशन में अब एक नेक्स्ट एग्ज़ाम पारित होगा, और इसके अलावा सर एक राजद्रोह कानून संबंधी हमने एक हेडलाइन पढ़ी थी कि राजद्रोह कानून की जो सज़ा अवधि है 3 वर्ष, उसको बढ़ाकर 7 वर्ष किया जाएगा। आपको पता मणिपुर में क्या चल रहा है? जी सर। क्या हुआ मणिपुर में, ऐसा क्या
राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जोर दिया जा रहा है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके खिलाफ है कि पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ में, बीजेपी के साथ में, इनकी आपस में कुछ राइवलरी चल रही है। मणिपुर में ऐसा क्या हो रहा है जो आपको लगता है कि जो नहीं होना चाहिए? और दूसरा मैं पूछूंगा कि मणिपुर ऐसे कौन से शेड्यूल में आता है कि उसको संरक्षण देना जरूरी है? सर, मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर एक काफ़ी सेंसिटिव एरिया में अवस्थित है, जहां हम पूर्वी क्षेत्र में म्यांमार का बॉर्डर और इसके दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के बांग्लादेश का बॉर्डर देखते हैं, तो वहाँ से शरणार्थियों की समस्या मणिपुर में बनी हुई है। इसके अलावा सर, एक मैत्रिती समुदाय जो है वह वहाँ पे स्केड्यूल्ड कास्ट की मांग कर रहा है, और तीसरा रीज़न है वहाँ पे पॉपी कल्टीवेशन जो है वह इस झड़प का ये 3 मुख्य मुद्दे रहे थे। तो वहाँ पे सामुदायिक हिस्सा भड़की और अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग थी, परंतु भारतीय गृह मंत्री ने वहाँ पे जाके विभिन्न समुदायों से इस बारे में बात की और वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। ये सामुदायिक हिंसा क्यों बढ़ती है, क्या कारण है? सर, जो मैत्रिती समुदाय वहाँ पे अनुसूचित जनजाति की मांग कर रहा है वह वहाँ का स्थानीय समुदाय नहीं है, और यह हिंसा वहाँ के स्थानीय आदिवासी जो जनजातीय समुदाय हैं उनके बीच जो विदेशी समुदाय हैं उनके हितों के टकराव के कारण हुई। अच्छा, यहाँ से चलते हैं हम आईआर की तरफ। आपको आईआर कैसा लगता है? इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी कैसे रुचि है? सर, मेरे को लगता है भारत की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वह इससे काफ़ी प्रभावित होती है, तो मुझे इस विषय में रुचि है। तो ये बताइए कि चाइना जो है, ये मिडिल ईस्ट में चाइना का ऐसा क्या इन्फ्लुएंस है कि इंडिया बीइंग ए कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, वी हैव टू टेक पार्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन मिडिल ईस्ट? सर, यदि मिडिल ईस्ट रीजन की बात करें तो वहाँ पे न केवल अरेबियन कंट्रीज़ बल्कि जो मध्य एशिया में तजाकिस्तान जैसे रीजन हैं वे कहीं ना कहीं परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, इसके अलावा मेडिकल सेक्टर में और कृषि के क्षेत्र में, इन 4 सेक्टर्स में भारत को काफ़ी सहयोग करते हैं। और इसके साथ ही सर, भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष नीति का एक संरक्षक रहा है, तो जो मध्य एशियाई कंट्री हैं वे काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और उनका यदि रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो भारत अपने नॉन अलायंस सेक्टर में करता है। इसके साथ ही सर, चीन की यदि मध्य एशिया क्षेत्र में प्रसार की बात करें तो वह अफगानिस्तान, ईरान में चाबहार बंदरगाह है, और अपनी जो स्प्रिंग पर्ल नीति है उसके तहत कहीं ना कहीं पैसिफिक रीजन में भी प्रसार कर रहा है। तो उसे काउंटर में यदि भारत चाहे तो मध्य एशियाई देशों का उपयोग और उनका साथ निभा सकता है। थैंक यू सर। यस निकिता, आप भारतीय संविधान जो है उसमें क्या 2 बदलाव लाना चाहेंगे? यदि आपके हाथ में पावर आ जाती है संविधान को बदलना, कौन से 2 बदलाव आप लाना चाहेंगे? सर, पहला तो मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय संविधान जो है मुझे लगता है काफ़ी वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से प्रभावित रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं भारतीयकरण यदि हो तो वह हमारे संदर्भों में अलग आवश्यक होगा। और सर, दूसरा प्रयास मेरा रहेगा जो ग्रामीण जो प्रतिनिधित्व है, विकेंद्रीकरण मैं काफ़ी अपनाना चाहूँगी। संवैधानिक राजतंत्र के बारे में आप क्या समझते हैं? सर, मैं गैस करना चाहूँगी इस बारे में कि सर, जैसे यूनाइटेड किंगडम है तो वहाँ पे चूँकि क्राउन का अभी भी शासन कहते हैं, परंतु वहाँ का अपना एक संविधान है और वहाँ पे प्रधानमंत्री की भी स्थिति है, तो इसे संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। अच्छा, आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा सर्विस का? सर, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वह पहली चॉइस है, इसके बाद तहसीलदार सर्विस है। अच्छा, एक महिला अधिकारी के रूप में आप महिला उत्थान के लिए क्या क्या काम करना चाहेंगे? सर, इसके लिए मेरा पहला प्रयास तो ये रहेगा कि महिलाओं में स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूकता आए, और उसमें न केवल उनके शैक्षिक और आर्थिक अधिकार हो बल्कि उनके सामाजिक अधिकार भी हों। महिलाओं पे यदि घरेलू हिंसा होती है तो वे झिझकती है कि इस बारे में पुलिस को अथवा मेरे समाज को ही पता न लगे, तो वे डर के रहती हैं। और इसके अलावा से दूसरा मेरा प्रयास रहेगा कि महिलाओं के साथ जो हो रहे अपराध हैं उनसे कहीं ना कहीं निपटा जाए, और इसके लिए जो पहल है वह सामाजिक तौर पे ही होगी। अच्छा, भूमाफिया अभी बढ़ रहा है अपने राजस्थान में। जी सर। और काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है,
तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे यदि आपके क्षेत्र में ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं? अच्छा, सर क्रिकेट इस देखते बारे हैं आप? सर मैं खेलों के प्रति अधिक मेरी रुचि नहीं है। क्यों? सर शुरू से ही मेरा दर्शक के तौर पे इनमें ज़्यादा रुझान है, एक प्लेयर के तौर पे अधिक नहीं है, तो मैं केवल मनोरंजन के लिए ज़रूर देखती हूँ। अच्छा, क्रिकेट देखते ही नहीं हैं आप? सर देखती हूँ। अच्छा, अभी आईपीएल देखा था आपने इसमें? जी सर। अच्छा, कौन सी टीम जीती थी? सर चेन्नई सुपर किंग्स जीती थी। अच्छा, आईपीएल के नियमों में ऐसे क्या वो नियम जो है वो नए लाए गए हैं? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, और एक पिंक बॉल क्रिकेट होता है, तो डे नाइट जो मैच होता है उसमें पिंक बॉल ही यूज़ की जाती है। सॉरी सर, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। G20 का चेयरमैन कौन है अभी? सर अभी भारत इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। अच्छा, इसके सदस्य कौन कौन से देश हैं? सर G20 देशों में G7 कंट्रीज़, जिनमें सर USA, UK, इसके अलावा कनाडा, इटली, जर्मनी और फ्रांस, इसके साथ में रशिया, यूरोपियन जो यूनियन है वह, इसके साथ सर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, एशिया में सऊदी अरेबिया, चीन, भारत और जापान, और सर अफ्रीकन कंट्रीज़ में साउथ अफ्रीका। जियो जेनेरो का सिद्धांत किसने दिया? सर मुझे इसके बारे में याद नहीं है। अच्छा, भारत देश के बारे में विश्व में एक छवि बनी हुई है वसुधैव कुटुंबकम की, जी सर। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर वसुधैव कुटुंबकम भारत की एक वैदिक अवधारणा है जिसके तहत संपूर्ण विश्व ही मेरा परिवार है, और आज के संदर्भ में यदि बात करें तो विश्व का हर देश इसको किसी न किसी तरीके से अपना रहा है। भारत ने भी LPG रिफॉर्म्स लागू करके कहीं न कहीं उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया है, और यदि वर्तमान संदर्भ में देखें तो हर देश यह स्मरण रखता है कि मैं ऐसा कुछ कार्य ना करूं जिससे मेरा नुकसान हो अथवा मेरे पड़ोसी का नुकसान हो। तो भारत भी इसको कहीं ना कहीं अपने जो पंच निरपेक्ष की नीति है उसमें अपनाता है। अच्छा, राजस्थान जो है इसको पर्यटन की दृष्टि से देखें तो पहले की तुलना में आज जो है पर्यटक कम आ रहे हैं राजस्थान की तरफ, तो इसके पीछे का कारण क्या है? सर यदि पर्यटकों की संख्या की बात करें तो कोविड के समय में पर्यटकों की संख्या में काफ़ी कमी आई थी, परंतु पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं कि पर्यटकों की संख्या में उसमें विदेशी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। और सर यदि कुछ कमी है तो उसके कारण ये है कि राजस्थान में जो पर्यटन से संबंधित मूलभूत संरचनाएं हैं, जिनमें जो हमारे दर्शनीय स्थल हैं उनका कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से अधिक जुड़ा हुआ न होना, परिवहन की व्यवस्था उपयुक्त संख्या में एयरपोर्ट्स ना होना, इसके साथ ही जो पर्यटन स्थल है उनका कहीं गूगल अथवा जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उन पे उनकी अधिक अवेलेबिलिटी ना होना। और सर तीसरा बैरियर बनता है कि हमारे यहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर है, राजस्थान में चूँकि अंग्रेजी भाषा इतनी अधिक प्रचलन में नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्र में उनको थोड़ी बहुत सुविधाएं होती है, परंतु सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। पर्यटन मित्र जैसे कंसेप्ट लाई है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर 2 स्थानीय पर्यटन स्थल और एयरपोर्ट खोलने की अभी अधिसूचना जारी हुई है। अच्छा, राजस्थान टूरिज्म जो है इसका पंचलाइन क्या है? सर इसका है रंगीला राजस्थान। अच्छा, आप कोई नया पंचलाइन बना के दोगे मुझे? सर पधारो महाराज देश हो सकता था, वह पहले था। इसके अलावा मैं यदि चाहूँ तो कभी आओ महाराज देश। अच्छा, RS की तैयारी जब करना शुरू करते हैं तो उसके लिए काफ़ी वो मोटिवेशन चाहिए होती है, तो आप बीइंग ए डॉक्टर वो मोटिवेशन कहाँ से लाते थे इसके लिए? सर मोटिवेशन से कहीं अधिक मैं मानती हूँ कि डिसिप्लिन जो है वह इसके लिए काफ़ी अधिक आवश्यक था, और मोटिवेशन कहीं ना कहीं मेरी जो इच्छा थी कि मुझे इस सर्विस में आना है और
नीति निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बनना है, तो उसने मुझे मोटिवेशन दिया। क्योंकि आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में सुना है? जी सर। क्या होता है? सर निफ्टी भारत की जो टॉप 50 शेयर मार्केट में जो कंपनीज हैं उनका समूह निफ्टी कहलाता है। सेंसेक्स सर सेंसेक्स और उनकी अधिक मुझे अभी मैं बता नहीं पाऊँगी। अच्छा, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया था आपने 2023 में। जी सर। तो अतिथि कौन थे? सर अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति थे। अच्छा, तो उनको यहाँ बुलाना कितना सही है आपकी दृष्टि में? सर मुझे लगता है कि भारत में ये जो 26 जनवरी और 15 अगस्त पे विदेशी मेहमानों को बुलाने की परंपरा है, वह कहीं ना कहीं हमारी जियो पॉलिसी में काफ़ी अधिक योगदान देती है। और मिस्र के साथ हमारे पुराने संबंध रहे हैं जो कि सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों हैं। मिस्र चूंकि नॉन अलायंस ग्रुप का हिस्सा था, इसके अलावा वर्तमान में भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मिस्र और मिस्र के पर्यटकों का काफ़ी योगदान है। भारत के कई जो कार्मिक हैं वे रोजगार के लिए अरेबियन कंट्रीज़ को चूज़ करते हैं, उसमें सऊदी अरब के साथ में मिस्र का भी स्थान है। तो मुझे लगता है कि सर भारत की भू राजनीतिक जो अभी स्थल है उसमें मिस्र का काफ़ी योगदान है। अच्छा, नया पार्लियामेंट बना है जी सर। उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? सर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अच्छा, उसको डिज़ाइन किसने किया था? सर इसको पूर्व में सर एडवर्ड लुटियन ने डिज़ाइन किया था। अच्छा, थीम बता सकते हैं इसका? सर पूर्व में जो सेंट्रल विस्टा और जो हमारा संसद भवन था वह कोलेजियम की तर्ज पे बना हुआ था। वर्तमान में जो बना है वह त्रिभुजाकार ट्रायंगल में बना है और इसको भारत में जो रहने वाली विभिन्न धर्मों की विविधता है उसके एक संदर्भ के रूप में लिया गया है। अच्छा, नया जो संसद बना है इसमें राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों का कैपेसिटी कितना है? सर नए संसद भवन में लोकसभा की कैपेसिटी एज फार एज आई कैन रिमेंबर सर 885 है और राज्यसभा की सर लगभग 442 जितनी मुझे याद आ रही है। अच्छा, पूर्व में कितना? सर पूर्व में राज्यसभा की लगभग 252 के आसपास थी और लोकसभा की सर लगभग 545 थी सर सीटें इतनी। इसी को लेके एक सेंगोल वर्ड काफ़ी न्यूज़ में रहा है, उसका मीनिंग क्या है? सर जो सेंगोल वर्ड है वह तमिल भाषा के सेम्मई से लिया गया है और इसका अर्थ होता है राइटियसनेस, नीतिपरायणता। आपने कहा आप ग्रामीण लेवल पे काम करना चाहेंगे। जी मैम। जी, तो हमें बताइए कोई भी 5 समस्याएं बताइए हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्र में, और आप उसका समाधान कैसे कर सकते हैं? मैम पहला तो हमें ध्यान देना होगा कि भले पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया हो, परंतु अभी भी जो सरपंच पति की अवधारणा है वह काफ़ी काम करती है, तो महिलाओं का डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। तो पहला मैं इस स्तर पे काम करूँगी। दूसरा हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको जो फाइनेंस है वह कहीं ना कहीं राज्य वित्त आयोग से मिलता है, तो मैं चाहूँगी कि हमारी अनुसूची में जो 9वीं अनुसूची में वर्णित जो उनको वित्तीय कर के अधिकार है वह उनको मिले। इसके अलावा मैं मेरा तीसरा प्रयास होगा कि जो इनके प्रतिनिधि हैं लोकल बॉडीज़ और पीआरआई के, इनकी समय समय पर ट्रेनिंग हो। और चौथा मेरा प्रयास रहेगा कि जो ग्रामीण स्तर है वहाँ पे लोग मतदान के लिए और इन ग्रामीण स्वराज्य की जो अवधारणा है उससे परिचित रहें। 5 मैम पांचवा मेरा प्रयास रहेगा कि जो 9वीं और 10वीं अनुसूची में वर्णित अधिकार हैं, क्योंकि उनमें से केवल कुछ ही वर्तमान में इन बॉडीज़ को मिले हुए हैं, तो जितनी अधिक हो सके यह अधिकार हमारी ग्रामीण संस्थाओं को मिले। जी, आप भारत के किसी राज्य से कंपेयर करना चाहेंगे हमारे ग्रामीण सिस्टम को, जहाँ पे हमको ऐसा मॉडल स्टेट हो? मैम ज़्यादा पावर्स हो अपने पीआरआईज़ को? मैम हिमाचल प्रदेश है उसका जो सिस्टम है वह मुझे काफ़ी प्रभावित करता है। साउथ की कोई स्टेट?
मैम साउथ में केरल है। मुझे उनके जो लोकल ये जो पंचायती राज अधिनियम है, इसके अलावा उनकी मुझे अन्य अवधारणाएं भी काफ़ी प्रभावित करती है। कभी विजिट किया है आपने ये स्टेट्स को, सदर्न स्टेट्स? नहीं मैम। ठीक है। अच्छा, हाँ, आप ये बताइए कि आपका पोस्टिंग के लिए प्रेफरेंस अगर आपको पूछा जाए तो होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा आप कौन से डिस्ट्रिक्ट को प्रेफर करना चाहेंगे और क्यों? मैम मैं जैसलमेर को प्रेफर करना चाहूँगी। हाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफर करना चाहेंगे आप? मैम जैसलमेर। अच्छा, सॉरी, जैसलमेर को। जी। क्यों करना चाहेंगे आप उसको प्रेफर? मैम पहला तो मुझे लगता है कि जैसलमेर एक काफ़ी वास्ट एरिया प्रोवाइड करता है और वहाँ के कई ऐसे बिंदु हैं जिन पे यदि मैं कार्य करूँगी तो मुझे लगेगा कि प्रशासनिक क्षेत्र पे उनका एक अच्छा कार्य हुआ है। आपने सिविल सर्विसेज का एग्जाम कभी अटेम्प्ट किया है? नहीं मैम। वो आपने क्यों नहीं ट्राई किया कभी? मैम कुछ वर्ष 2021 में मेरी इंटर्नशिप पूरी हुई थी, उसके बाद में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्ज़ाम आ गए थे, तो मैं उस संदर्भ में तैयारी नहीं कर पाई। मेरा फोकस इन्हीं सर्विसेज की तरफ था। अच्छा, हमारा हाल फिलहाल में बजट आया था। जी। आप मुझे बताएंगे सप्तऋषि, इससे हम क्या समझते हैं बजट के कॉन्टेक्स्ट में? मैम सप्तऋषि भारतीय बजट में हमारी जो अमृत काल है उसके 7 लक्ष्य रखे गए हैं कि हमें इन लक्ष्यों को आने वाले समय में 25 सालों में अचीव करना है और उसके अंदर हमारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इसके अलावा रूरल कनेक्टिविटी बढ़ाना, जो जेंडर गैप है उसको फुलफिल करना जैसे हमने लक्ष्य रखे हैं। क्या क्या 7 पैरामीटर्स हैं, आप बता सकते हैं? मैम मैं 2 बता सकती हूँ इसमें। एक तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो इंडस्ट्री 4.0 है उसका अधिक उपयोग करना, इसके अलावा जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसके सोर्सेज भारत में बढ़ाना। ठीक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बताइए। मैम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र दे रहा है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र की यदि बात करें तो पिछले वर्षों में कोविड के बाद में इस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। राजस्थान का जो अधिकांश जो जनसंख्या बल है वह कृषि में लगा हुआ है, परंतु आय में अधिक हिस्सा हमें सेवा क्षेत्र से मिलता है, तो लमसम यही अर्थव्यवस्था है। अभी क्या है जीडीपी रेट क्या है राजस्थान का? मैम मैं 1 मिनट लेना चाहूँगी। मैम राजस्थान की प्रचलित दरों पे जो जीडीपी दर है वह 6% है और स्थिर मूल्यों पे यह लगभग 5% है। ओके, क्या रैंक है भारत में राजस्थान का जीडीपी के अनुसार? मैम अभी मुझे याद नहीं। ठीक है। हम आईआर का इतना बात कर ही रहे थे, आप हमें बताइए कि यूएनएससी में भारत जो है एक परमानेंट सीट के लिए काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि भारत तैयार है परमानेंट सीट के वो अथॉरिटी को, पावर को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए, या आपको लगता है कि अभी भारत तैयार नहीं है? मैम मेरा मानना है कि भारत जो यूएनएससी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के लिए काफ़ी तैयार है, जिसके आधार मेरे ये हैं कि भारत पूर्व में भी लगभग 8 बार इस काउंसिल का अस्थायी सदस्य रह चुका है, तो इसके कारण हम इसकी कार्यविधि से पूर्णतः वाकिफ़ हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है कि भारत अभी वर्तमान में विश्व में सबसे बड़ी अधिक जनसंख्या को लिए हुए हैं। इसके अलावा हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भारत जो है वह कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन और जो भू राजनीतिक समस्याएं हैं जिनमें सैन्य अधिकार, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो डायस्पोरा है वह भी विभिन्न देशों में जो प्रगति के स्तर पे कार्य कर रहा है। और इसके अलावा मैम यूएनएससी जैसी काउंसिल में कहीं ना कहीं भारत का प्रतिनिधित्व अन्य देशों के साथ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एशिया जैसी बड़ी कंट्री में केवल चीन और रूस का प्रतिनिधित्व होने के साथ भारत जैसी एक सबसे प्राचीन जो लोकतंत्रात्मक हमारा देश रहा है उसका प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। क्लाइमेट चेंज का आपने भी जिक्र किया और चल भी रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो आपको अगर हम 3 डेजिग्नेशन दें, पोस्ट दें कि आपको नागरिक के रूप में, आपको
एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में और आपको गैर NGO अपना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आप क्या क्या भूमिकाएं निभा सकते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए? मैम, नागरिक के तौर पे यदि मैं बात करूं तो पहला जो हमारा प्रयास है वह स्कूली स्तर से शुरू होना चाहिए। बच्चों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पर्यावरण प्रदूषण जो है वह कहीं ना कहीं हमारी छोटी छोटी गतिविधियों से प्रभावित होता है। तो वृक्षारोपण जैसी अवधारणाएं बच्चों में विद्यालय स्तर से आरोपित होनी चाहिए। इसके अलावा मैम, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे यदि मैं बात करूं तो हमारी कई योजनाएं क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तो अच्छे परिणाम लाने के लिए आवश्यक है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वह ग्राउंड लेवल से हो। तो इस स्तर पे प्रयास होने चाहिए। और NGO के तौर पे मैम, मेरा प्रयास यही रहेगा कि विभिन्न जो क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों के NGOs जो हैं उनको मैं शामिल करूं। तो निकिता, आप MBBS आपने किया है? जी सर। तो मेडिकल फील्ड में से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो होता है ये डिजीज प्रिवेंशन में कैसे हेल्प कर सकता है? सर, यदि हम बात करें नॉर्मल सेल जो हमारी सोमेटिक सेल्स हैं उनके जो DNA है वे म्यूटेट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल DNA डायरेक्ट जो है वह जो जीनोम प्रोजेनी है उसमें ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। तो इस अवधारणा पे शायद हम कार्य कर सकते हैं। चूरू में मेनली बागड़ लैंग्वेज बोली जाती है। जी सर। तो आपको क्या लगता है ये जो लोकल लैंग्वेज है, जितनी भी अलग अलग जगह से जितनी भी लोकल लैंग्वेज है, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए या फिर एक कंबाइंड इंडिया में यूनिफाइड लैंग्वेज होनी चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज हो गई या फिर हिंदी हो गई, इनको यूनिफाइड लेवल पे पूरे इंडिया में प्रसारित करना चाहिए या फिर कह लो कि इनको लागू कर देना चाहिए या फिर इन जो लोकल लैंग्वेज है इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए? सर, भारत जो है भाषाई विविधता वाला देश है और यहाँ पे न केवल जो हमारी संविधान में वर्णित जो 25 भाषाएं हैं, उनके 22 भाषाएं, उनके अलावा भी हमारे यहाँ पे स्थानीय स्तर पे कई भाषाएं बोली जाती है। और कई पीढ़ियाँ हैं जिन्होंने इस संबंध में अपने कई दस्तावेज, किताबें और ज्ञान जो है वह संजोया है। और इसलिए मैं मानती हूँ कि भाषाई जो विविधता है उसका संरक्षण आवश्यक है। परंतु यदि नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की बात आए तो हमें अन्य फैक्टर्स को भी कंसीडर करना होगा कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के बेसिस पे अथवा भारत जब एक संघ के तौर पे कार्य करता है तो एक संघीय भाषा यदि हो तो कार्यों में आसानी होगी। वह कार्य न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों के स्तर पे जो है काम में आसानी हो। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक यूनिफाइड जो लैंग्वेज है उसके बारे में भी विचार कर सकते हैं। तो कहीं संविधान में ऐसा लिखा है कि हिंदी लैंग्वेज को पूरे भारत में लागू कर देना चाहिए? सर, संविधान में हिंदी को लागू करने के बारे में किसी तरह का विवरण नहीं है, परंतु प्रतीकात्मक तौर पे हिंदी को राजभाषा माना गया है। और आज़ादी के बाद में चूँकि पूर्व का काम अंग्रेजी भाषा में होता था, संविधान निर्माण के समय यह प्रावधान रखा गया कि आगामी 15 वर्षों तक कार्य अंग्रेजी भाषा में किया जा सकता है, परंतु हिंदी राजभाषा रहेगी। बाद के समय में दक्षिण राज्यों के विरोध को देखते हुए इस प्रावधान को भी हटा लिया गया और वर्तमान में अंग्रेजी जो है वह इस संदर्भ में कार्य कर रही है। अच्छा, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जी सर, ये लैंग्वेजेस को लेकर क्या बोलती है? सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह प्रस्ताव है कि कक्षा 5वीं तक जो बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन है वह उनकी मातृभाषा में हो। बाद के समय में त्रिभाषा का फॉर्मूला दिया गया है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और एक अन्य भाषा का चुनाव अपने स्तर पे कर सकते हैं। राजस्थान में एक नया टूरिस्ट प्लेस बना है, रामगढ़ क्रेटर। जी सर। इसके बारे में कुछ बताइए। सर, रामगढ़ क्रेटर जो है वह 12 जिले में अवस्थित है और भारत में लगभग 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे क्रेटर से बनी हुई झीलें हैं। तो उसमें ये रामगढ़ क्षेत्र है और यह कहीं ना कहीं हमारे जियो टूरिज्म के लिए एक बड़ी USP हो सकती है। यस निकिता, स्नैपबॉक्स एनाटॉमी के बारे में बताइए। सॉरी सर? स्नैपबॉक्स एनाटॉमी के बारे में। सॉरी सर, इस टर्म से मैं अवेयर नहीं हूँ। अच्छा, हैंड का फिजियोलॉजी बताइए। सर, एनाटॉमी से यदि शुरू करें तो अल्नर नर्व और रेडियल नर्व जो हैं वह कहीं ना कहीं पाम को सप्लाई करती है।
इसके साथ में इसकी रिस्पेक्टिव अल्नर आर्टरीज और रेडियल आर्टरी सप्लाई करती है। इसके अलावा कई मसल्स हैं जो डोर्सल और इसके वेंट्रल एस्पेक्ट पे अवस्थित है, तो उनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ब्रोंकियल अस्थमा जो है इसके कारण क्या है, किन किन कारणों से ये बीमारी होती हाँ। सर जो ब्रोंकियल एस्मा है वह उसके कारणों में एलर्जिक रिएक्शन होना, इसके अलावा जेनेटिक मेकअप में यदि किसी पोलन अथवा एलर्जन से ल्यूकोट्राइंस जो हैं वे एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारी जो ब्रोंकियल जो स्ट्रक्चर्स हैं वे कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके कारण सांस लेने में दिक्कत है, डिफिकल्टी और ब्रीथिंग होती है। अच्छा, इसका उपाय क्या क्या है, कैसे इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है? सर पहला तो कि पोलन अथवा जिस एलर्जी से आपको मतलब जिस एलर्जन से आपको प्रॉब्लम है उससे बचाव, और दूसरा जो है इसके लिए हमारे यहाँ पे मेडिसिन्स भी हैं जिनमें जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं वे यूज़ की जाती हैं। अच्छा, कोई दो मेडिसिन का नाम बताओ मुझे। सर मेडिसिन में साल्ब्यूटामोल और इनहेलर के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड बीटोमेथासोन। अच्छा, कोरोना वायरस जो था वो कहाँ से ओरिजिन हुआ था? सर कोरोना वायरस वुहान लैब जो चीन में अवस्थित है वहाँ से ओरिजिन की ऐसी अवधारणाएं हैं। सबसे पहले इसका वैक्सीन कौन सा कंट्री में बनाया था? सर जितना मुझे स्मरण है यूएसए ने फाइजर जो वैक्सीन बनाई थी वह सबसे पहली थी। अच्छा, इंडिया के कौन सी उसका लैब जो था उसने बनाया था, कौन सी कंपनी थी? सर अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, आपने कितने डोज लिए थे वैक्सीन के? सर मैंने 3 डोज लिए थे। अच्छा, कौन सी कंपनी के लिए थे? सर कोविशील्ड थी एज फार एज आई कैन रिमेंबर। तीनों कोविशील्ड के लिए थे? सर दो तो इनिशियल 2 थे, तीसरे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है अभी। अच्छा, कोई 5 नेशनल और 5 इंटरनेशनल न्यूज़ होता सर नेशनल न्यूज़ में हमारे यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी जो है वह पुलिस लेवल से शुरू करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा सर अभी सर नेक्स्ट जो है वह मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में लागू कर रहे हैं। इसके अलावा सर भारत में अभी सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम जो है उसका उद्घाटन किया गया है। इसके लिए नई जो हमारी संसद है उसका उद्घाटन हुआ है। और सर चौथा जो है वह राजद्रोह कानून जो है उसकी समय सीमा बढ़ाने के अभी प्रयास किए जा रहे हैं। और सर पांचवा जो है वह अभी चर्चा में विषय रहा दिल्ली में जो राज्यपाल की शक्तियां और उस पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। और सर इंटरनेशनल न्यूज़ में रूस यूक्रेन युद्ध में अभी अमेरिका ने पुनः हथियारों की सप्लाई की है। इसके अलावा भारत द्वारा जो रूस से निर्यात जो तेल है उसका जो रिफाइनरी हम कर रहे हैं उस पर यूरोपियन यूनियन द्वारा आपत्ति जताई गई है। इसके अलावा सर G7 कंट्रीज़ का जो सम्मेलन जापान में हुआ उसमें क्वाड कंट्रीज़ ने भी हिस्सा लिया और काफ़ी समय बाद में भारत और अमेरिका की है एक द्विपक्षीय यात्रा रही। सर इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पुष्कर की यात्रा पे निकले हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अच्छा, आपने जिक्र किया रशिया यूक्रेन वॉर का, जी सर। तो ये किन कारणों से शुरू हुआ था? सर रशिया यूक्रेन युद्ध जो है इसकी जो हिस्ट्री है वह कोल्ड वॉर तक जाती है। और कोल्ड वॉर के बाद में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तब यूक्रेन भी अलग हुआ और इसका एक हिस्सा जो था क्रीमिया वह रूस ने बाद के समय में अपना लिया। और दूसरा जो कारण रहा वह नाटो के अंदर यूक्रेन का जुड़ना रहा जिस पे रूस को आपत्ति थी, तो इसके कारण वर्ष 2021 में यह युद्ध शुरू हुआ। अच्छा, यूक्रेन जो है वो कौन कौन से कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? सर पूर्वी दिशा में यह रूस के साथ में, इसके अलावा उत्तरी दिशा में फिनलैंड और स्वीडन के साथ, इसके साथ सर पश्चिमी दिशा में काला सागर अवस्थित है और साउथ में तुर्की। और इंडो चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उस लाइन का क्या नाम है? सर लाइन ऑफ कंट्रोल इसे कहते हैं। अभी सर नाम मैं याद कर पा रही हूँ। अच्छा, मैकमोहन। सर मैकमोहन रेखा, हाँ।
अच्छा, चाइना क्यों नहीं मान रहा है उसको, इनकार क्यों कर रहा है? चाइना अभी भी क्यों उसको बोला नहीं मान रहा है? सर, मैकमोहन लाइन जो बात करें तो यह ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ था, उसके तहत खींची गई थी। बाद के समय में चीन ने यह कहकर कि इसमें जो आज़ाद भारत है उसका हिस्सा नहीं था, तो कुछ इन्हीं कारणों से वह इसको अपनाने से मना करता है और इसी कारण वह अरुणाचल प्रदेश पे भी अपना हिस्सा जताता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, अभी डेली न्यूज़ में रहता है रेसलर्स जो है वो धरना दिए हुए हैं, उनकी मांगे कोई नहीं सुन रहा है, जी सर। तो इसके पीछे के कारण क्या हैं और आप कैसे देखते हो टीम और वुमेन, क्योंकि इसमें महिला रेसलर्स भी शामिल हैं? सर, पहला तो इसके पीछे मैं कारण मानती हूँ कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वह हम केवल यह सोचते हैं कि इधर रेप अथवा जो है ओपनली यदि किसी को टच किया जाना अथवा उसके बारे में वो विरोध जताती है तो केवल वही सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा। जबकि हम खेलों की बात करें तो वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो फिजिकल इंटीमेसी अथवा टच है वह काफ़ी कैजुअल वे में होता है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते। तो हमें कहीं ना कहीं सोच से बाहर आना होगा कि जो हरेसमेंट है वह किसी भी क्षेत्र तरीके से हो सकता है और यह केवल विक्टिम जानता है। और सर दूसरा जो है कि इस पूरे मुद्दे से हमें यह देखने को मिलता है कि जब अडल्ट्स को ही सेक्सुअल हरेसमेंट जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराने में इतना समय लगता है, तो यदि हम बात करें पोस्को जहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस होते हैं तो उसमें विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज को कितना सफ़र करना होगा। तो ये दो मुद्दे हमें इससे देखने को मिलते हैं। अच्छा, उनका तरीका सही है विरोध जताने का? सर मेरा मानना है कि वे काफ़ी अहिंसात्मक तरीके से विरोध जता रहे हैं और पिछले फरवरी से वे इस संदर्भ में मांगे उठा रहे हैं। तो सरकार द्वारा इस संदर्भ में न तो एफआईआर दर्ज की गई अथवा न किसी तरह की समिति का गठन किया गया, तो मुझे लगता है कि उनकी प्रतिक्रिया सही है। अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर होते भारत के, तो आप क्या करते? सर मेरा पहला प्रयास ये होता कि मैं जो संदर्भित जो क्षेत्र हैं कुश्ती फेडरेशन हैं उनकी जो है उनमें एक समिति का गठन करूं, मतलब मेरे जो अधीनस्थ हैं उनसे कहकर ऐसी समिति का गठन करवाऊं। इसके अलावा इस संदर्भ में उनको क्या तकलीफ हो रही है और जो ये धरना कर रहे हैं इनके प्रतिनिधियों से मैं खुद अथवा मेरे अधीनस्थों द्वारा एक मुलाकात अवश्य करवाती। अच्छा, प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन लेते लेते उच्चतम स्तर में कहाँ पर कौन सी पोस्ट तक जा सकते हैं? सर कैबिनेट सेक्रेटरी पोस्ट जो है वह सेंट्रल लेवल पे है। अच्छा, अभी कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? सॉरी सर, मुझे ये भी याद नहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। 3 पेरेंट बेबी का नाम सुना है आपने? नो मैम। अच्छा, काली बाई स्कूटी योजना के बारे में तो सुना होगा? जी मैम। पहले तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैम बीपीएल ओबीसी SC ST वर्ग की वे बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं में 60% से अधिक अंक हासिल किए हैं उनको आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए यह काली बाई स्कूटी योजना लागू की गई है। हमारे अभी के राजस्थान के बजट में कुछ बदलाव लाए गए हैं इसमें? जी मैम, काली बाई स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना को मिलाकर एक संगठित तौर पे एक स्कूटी योजना लागू की गई है। तो पूर्व में देवनारायण योजना के तहत जो बंजारा और रायका समुदाय हैं उनकी बच्चियों को प्रोत्साहन दिया जाता था, अब यह एक अक्यूमुलेटिव वे में होगा। कितनी स्कूलियाँ जो हैं प्रदान की जाती हैं इस स्कीम के तहत? मैम मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है परंतु शायद 32,000 के आसपास संख्या है। और ये काली बाई जो नाम है स्कीम का, ये किस संदर्भ में रखा गया है? कहाँ हम सुनने को मिलता है हमको ये नाम? मैम डूंगरपुर जिले की जो एक यह स्वतंत्रता के समय की एक बच्ची थी, वर्ष 1946 की बात है, 1947 जून की बात है, तब हमारे प्रजातंत्र आंदोलन चल रहे थे। तो उस समय यह बच्ची विद्यालय में थी और इसके जो अध्यापक थे उन्हें ब्रिटिश जो पुलिसकर्मी थे वे घसीटते हुए ले गए।
तो इसने अपने शिक्षकों की जान बचाते हुए स्वयं में शहीद हो गई। तो इन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया और वर्तमान में इनके लिए योजना चल रही है। पालनहार योजना के बारे में कुछ बताइए। मैम, पालनहार योजना वर्ष 2005 में लागू की गई। यह राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम्स में से एक है। इसके तहत वे बच्चे जिनके एकल माता पिता अथवा जिनके माता पिता कुष्ठ रोग HIV से पीड़ित है अथवा सिलिकोसिस रोग से पीड़ित है और कोरोना काल में जिनके माता पिता शहीद हो गए, तो उनके बच्चों को निश्चित समय पे एक राशि प्रदान करना, उनकी जो विधवाएं जो राशि प्रदान करना, इसके साथ ही उन बच्चों को ऐसे जानकार के पास रखना जिन्हें पालनहार की संज्ञा दी जाती है। अपना कोविड का जो फेज चला था, सेकेंडली आप क्योंकि मेडिकल फील्ड से आपका बैकग्राउंड है, तो मेडिसिन के अलावा मुझे कुछ ऐसे एरियाज बताइए जो अभी उभर के आ रहे हैं। मैम, भारत में और स्पेशली राजस्थान में बात करें तो मेडिकल टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो अभी अपने मुकाम पे है। और इसके अंदर यदि बात करें तो राजस्थान में चूँकि लगभग हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित है। इसके अलावा हमारे संभाग स्तर पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। केंद्रीय स्तर पे सरकार जो है वह आयुष वीज़ा और हील इन इंडिया जैसे प्रोग्राम चलाकर कहीं ना कहीं विदेशी पर्यटकों को इसके लिए आकर्षित कर रही है। हमारे यहाँ पे टूरिज़्म के सेक्टर में जो दवाइयों के दाम और सर्जिकल प्रोसेसेस के दाम है वह अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे बात करें तो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, जिसके कारण फॉरेनर्स को काफ़ी आसानी होती है। तो मेडिकल टूरिज्म के सेक्टर में हम काफ़ी कार्य कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा मेडिकल के अलावा कुछ ऐसे एरियाज बताइए, जैसे आपने सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे एरियाज आपके। मैम, केवल मेडिकल रिलेटेड टेक्नोलॉजी वगैरह सुना होगा। जी मैम। जी, इनके बारे में कुछ आपको जानकारी है? जी मैम, नैनो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हम काफ़ी रिसर्च अभी चल रही है और स्पेशली यदि बात करें हेल्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका उपयोग किस तरह किया जा सकता है। तो कई हम ऐसे प्रोडक्ट्स लेके भी आए हैं जिनमें नैनो यूरिया है, इसके अलावा नैनो ट्यूब्स हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा नैनो एंटीबॉडीज़ का यूज़ कर रहे हैं जो टारगेटेड सेल्स पे काम करके कहीं ना कहीं डिजीज़ को समाप्त करे। इसी से रिलेटेड आपका 3 पेरेंट बेबी वाला है ज्ञान है, ठीक है। ओके, आपके MBBS के स्टडीज़ के दौरान कोई एक ऐसा सब्जेक्ट बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। मैम, PSM सब्जेक्ट था, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी स्कीम्स थी जो मुझे याद करने में आसानी होती थी। तो PSM सब्जेक्ट प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। कैसी स्कीम्स थी बताइए। मैम, इसके अंदर ऐसी स्कीम्स जो हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है, जिनके अंदर कहीं ना कहीं वेक्टर बोर्न डिजीज़ को कंट्रोल करने के प्रोग्राम, ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसके अलावा मेंटल हेल्थ जो मिशन चल रहा है हमारे यहाँ पे उसके संदर्भ में, और साथ ही कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डिजीज़ जिनमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम, और नेशनल हेल्थ मिशन और जो स्वच्छता अभियान जो चला था उसके संदर्भ में काफ़ी जानकारियाँ थी। एक नॉर्मल पर्सन का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितना होता है? मैम, यह एक रेंज में होता है 90% से 100% के बीच में। ओके, तो अगर किसी का 90 प्लस हो गया, 100 के अराउंड हो गया, तो आप उसको क्या उसको प्रिकॉशंस लेने को कहेंगे? अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसको क्या प्रिकॉशंस लेने को कहेंगे? मैम, 90 to 100 की रेंज है वह स्टेबल रेंज है, तो इस समय में किसी तरह के प्रिकॉशन की आवश्यकता नहीं होगी। 100 प्लस हुआ फिर? मैम, इस तरह के केसेस मैंने देखे नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। कोई एस्थमेटिक पेशेंट है तो आप उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने को कहेंगे जिससे वो अपने जीवन में एस्थमा को कंट्रोल कर सकता है? मैम, पहली तो मेरी एडवाइस रहेगी कि जिस भी एलर्जन की यदि उसे जानकारी है तो वह उसको अवॉइड करे। यदि एलर्जन की जानकारी नहीं भी है तो वह अपना एलर्जी टेस्ट करवाए। दूसरा मेरा प्रयास रहेगा जो मेडिसिन उसको दी गई है और जिस टाइम पे दी गई है वह रेगुलर ले, और जो अपना टाइमली चेकअप है वह अपने निजी डॉक्टर से ज़रूर करवाए। ओके, खान पान में कुछ आप कुछ रेकमेंड करना चाहेंगे उनको?
मैम खान पान में अवॉइडेंस हम सामान्यतः यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है उसके तहत कहीं ना कहीं चिकने और जो नमकीन पदार्थ है उनसे अवॉइडेंस सामान्यतः बताते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को खाने से भी एलर्जी होती है, तो फूड एलर्जन से कि उसको जानकारी हो। ओके, आपको स्पोर्ट्स और इन सब में कम इंटरेस्ट रहा है शुरू से? जी मैम। ओके, तो आप खुद के लिए जो है आप कैसे एक्सरसाइज में क्या आप ऐड करते हैं ताकि आप एक हेल्दी पर्सन रहें? मैम मैं सामान्यतः योगा और प्राणायाम को प्रेफर करती हूँ, तो ये तो मेरे एरा हैं। ओके, आज सुबह से आपका क्या रूटीन रहा, क्या शेड्यूल रहा है जब से आप उठे हैं? मैम सुबह मैं लगभग 6 बजे के आसपास उठी, उसके बाद मैं यहाँ आने के लिए तैयार हुई और फिर थ्रू बस हम यहाँ पे आए। तो आप उठे उसके बाद यहाँ आने के लिए तैयार हुए, उसके बीच में कोई आपने प्रक्रिया नहीं करी? मैम जो डे टू डे रूटीन है वह फॉलो किया, जिसमें नाश्ता करना और नहाना, तैयार होना वह। अच्छा, आपके साथ कौन आए हैं? मैम मेरे भाई आए हैं। कुछ बताइए वो उनका बैकग्राउंड क्या कर रहे हैं उस टाइम पे? मैम वे अभी एमएससी उनकी पूरी हुई है और वे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो आप उनको, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए आप तैयार हैं, आप उनको एज अ सिस्टर आप उनको किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? मैम पहला तो मैं उसे यही कहती हूँ कि यदि आपका कोई टारगेट है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसके लिए डिसिप्लिन कैसे रहना है। दूसरा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया काफ़ी डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, तो उससे दूर रहे। ये दो मेरी सलाह रहती है। आपके मोटिवेटर कौन है? आपके इंस्पिरेशन आपको किससे मिलती है? कोई एक पर्सन, कोई आइडियोलॉजी, कोई पर्सनालिटी? मैम मैं नेचर से काफ़ी इंस्पायर होती हूँ। ओके, और पर्सनालिटी वाइज पूछें तो आपसे किसी व्यक्ति स्पेसिफिक? मैम जिन लोगों को मैं नज़दीक से जानती हूँ, मेरे पेरेंट्स जो हैं वे मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। आपकी मुझे कोई भी 3 वीकनेसेस बताइए, कमजोरियाँ। मैम पहला तो कि तैयारी की यदि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उस समय मुझे खाने पीने का अधिक ध्यान नहीं रहता, और दूसरा कि यदि मुझे अवकाश दिया जाए तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं गांव की तरफ अथवा घर की तरफ जाऊँ। और तीसरा मैम मैं काफ़ी एम्पैथेटिक नेचर की हूँ, तो वह कहीं ना कहीं वीकनेस भी है और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी है। तो कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए जहाँ आपका एम्पैथेटिक नेचर आपका वीकनेस के रूप में आया है सामने। मैम मैं जो गरीब लोग हैं अथवा जो सड़कों पे भीख मांगते हैं, स्पेशली चौराहे वगैरह पे, तो उनको देख के मेरी काफ़ी ओवरवेल्म सी सिचुएशन हो जाती है, तो बस यही। तो इसमें वीकनेस कहाँ आपका क्या हुआ है? मैं मेरा मानना है कि भावनाओं पे आपका थोड़ा बहुत नियंत्रण होना चाहिए और वह आपके कार्य में बाधा न बने, ऐसी स्थिति तो होनी चाहिए। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं नियंत्रण ज़रूर करूँ। लेकिन इस केस में आपका बाधा क्या बना? मैम सामान्यतः जब परिवार के साथ हम घूम रहे होते हैं तो हमारा लक्ष्य कुछ और होता है और ऐसी स्थितियाँ विचलित कर देती हैं, तो इसीलिए कभी कभी इससे दिक्कत होती है। ओके, तो ऐसे जो सड़कों पे होते हैं गरीब लोग और ये सब, इनके लिए सरकार की कोई भी मुझे 2 स्कीम्स बताइए। मैम राजस्थान सरकार। हाँ मैम पहले तो इन लोगों के लिए सरकार कौशल प्रशिक्षण की प्रोग्राम चला रही है, जिनमें उनको ट्रेनिंग मिले अथवा उनको मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास हो। जिसमें पहली स्कीम तो है सक्षम स्कीम, जो है वह RSLDC के तहत चल रही है। इसके अलावा मैम इनके लिए सरकार कई आश्रय गृहों का निर्माण करती है, जो लगभग हर तहसील और हर जिले में अवस्थित हैं। कभी आपने ऐसे प्लेस को विजिट किया है? मैम विजिट नहीं किया, परंतु हाँ मुझे इसके बारे में जानकारी है कि हमारे शहर में वह कहाँ है। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन रहेगा लास्ट, सर पहला तो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं कोविड के बाद में हमें यह जानकारी मिली कि हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि आपकी अप्रोच जो है वह मल्टी डायमेंशनल रहे। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर से यदि चुनना हो तो लोग ज़रूरी हैं। और यदि बात करें मेरी ही, तो मेरा मानना है कि सर मेरे में सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच है, और
जो बात करें इमोशनल कोएफिशिएंट की, लोगों की भावनाओं को समझने की, वह मुझ में है। इसके साथ ही सर कहीं ना कहीं जो टीम में काम करना, लीडरशिप जो क्वालिटी है, क्विक डिसीजन लेना, मुझे लगता है कि वह मुझ में है। तो इसीलिए मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन बनना प्रेफर करूँगी। थैंक यू। यस, आपका कॉन्फिडेंस ठीक है। एक तो आई कांटेक्ट जो है, आप जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं पैनलिस्ट, उनकी तरफ ज़्यादा रहता है। इनिशियली जब आप आंसर स्टार्ट करते हैं तो पूरे पैनल के साथ आप एक बार आई कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद आप उन्हीं से रखते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। सो यू आर एड्रेसिंग पैनल, तो पूरे पैनल को आई कांटेक्ट करना। इसके अलावा जो है फैक्ट एंड फिगर्स मिसिंग है, तो उस पर काम करना है। करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको। एक आप मेडिकल स्टूडेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था आपसे एनाटॉमी का, स्नैप बॉक्स एनाटॉमी, वो नहीं पता है सर स्नफ बॉक्स है, मेरे को स्नैप बॉक्स सुना सर इसलिए। और दूसरा नॉलेज ठीक है आपका। एक जो है आपको उसका भी नहीं पता था, नया जो संसद बना है उसमें राज्यसभा की सीटें हैं। हाँ सर। लोकसभा का कितना है। बाकी ओवरऑल अच्छा था। एक आपका वो वर्ड है उससे बहुत ही प्यार है, इसके अलावा आप बहुत बात हो सकते हैं, तो उसको कम ठीक है सर। ठीक है। मैं बस आपको एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे आपका अगर लैंग्वेज का प्रेफरेंस हिंदी का है तो आपको उसी में ही मेंटेन रखना है उसको, बीच में आपको इंग्लिश नहीं यूज़ करना है। जैसे आप बीच बीच में वर्ड्स ठीक है बट सेंटेंस के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उस पर क्या रहता है कि इससे पता लगेगा कि आपका कमांड जो है कहीं कहीं पे वीक हो रहा है उसमें। ठीक। तो आपको वो मेंटेन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, ठीक है। बाकी ओवरऑल इट इज गुड। मैं कहूँगा आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। सेकंड चीज़ कि आप जब भी आंसर दें तो उससे पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुनें कि क्वेश्चन में पूछ क्या है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, जिसमें मैंने पूछा था मिडिल ईस्ट में चाइना का रोल कैसे है, तो आपने सेंट्रल एशिया का इसमें बता दिया कि कजाकिस्तान में भी आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर मेरे को लगा कि आपने शायद ये पूछा है कि चाइना का जो रोल है उसके काउंटर में भारत किस तरीके से काम कर सकता है। आपने शायद वहाँ का रोल क्या है और भारत को कैसे काम करना चाहिए, तो दो क्वेश्चन कंबाइन है। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनें। और एक और चीज़ कि ये आरपीएससी का और यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि इंटरव्यू 3-4 क्वेश्चंस को कंबाइन करके लाइन से पूछते हैं। अच्छा। तो कोशिश करें कि सब क्वेश्चन को ध्यान से सुन के और उसी सीक्वेंस में आंसर करें। अच्छा ठीक। बाकी योर कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड। तो सब में लगभग लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मैच्योरिटी आप में हो, नॉलेज भी आपकी अच्छी है,